स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई आपकी मर्जी आपके घर में है। कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो। ये बात नहीं होता है। ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहां आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। संविधान का मार्गदर्शक तत्व तो है और इस दृष्टि से इसको कहा जाता है कि एक देश के लोग एक कानून के अंदर रहें। हिंदू बेटी को गोद लेने का अधिकार है, मुस्लिम बेटी को गोद लेने का अधिकार नहीं। पारसी के लिए अलग नियम है गोद लेने का, ईसाई के लिए अलग नियम है गोद लेने का। हमारा कहना है कि गोद लेना ये सिविल राइट का इशू है, ह्यूमन राइट है, ये तो एक सेकुलर ये राइट है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबके लिए गोद लेने का एक नियम होना चाहिए और सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोगों के विचार बिल्कुल अलग हैं, तो क्या वो घर बेहतर तरीके से चल सकता है? आप ये अनुमान लगाइए कि आपके घर में 5 लोग हैं और उन 5 में से एक व्यक्ति जो है वो अलग सोच रखता है, दूसरा व्यक्ति अलग सोच रखता है, तो क्या आपके घर के अंदर कुछ भी अनुशासन से हो सकता है? ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देश के अंदर में एक अजीब सा माहौल बन गया है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि ये माहौल पहले भी बनता हुआ आया है, इसके इतिहास में भी हम जाएंगे और बात करेंगे पूरे तरीके से कि आखिर हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और आज हमारा क्या मुद्दा है जिनको लेकर हम देश के सामने अपनी आवाज रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक देश में रहते हैं तो आपके देश में एक कानून होना चाहिए या हर धर्म के अलग कानून बनने चाहिए? इस देश के अंदर में जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां के बच्चों की पढ़ाई एक समान होनी चाहिए या हर घर के बच्चों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश के अंदर देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन क्या उन महिलाओं के ऊपर अपने अपने कानून के तहत, अपने पर्सनल कानून के तहत हम उन पर फैसला सुना सकते हैं? मैं ये सारी बातें आज आपसे करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वीडियो के शुरू करने से पहले कि क्या आप भी चाहते हैं कि इस देश में समान नागरिक संविधान, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, ऐसी कुछ प्रथाओं को लागू होना चाहिए? तो आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्योंकि जब ये वीडियो शुरू होगी तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी इस वीडियो के तहत जरूर दें, ताकि हम ये समझ पाएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ऐसा गरमाया हुआ मुद्दा जो 2019 में भी उठा था और अब 2022 में भी एक बार फिर से गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया है ये मुद्दा? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से कई बड़े नेताओं को आगे आकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात करनी पड़ी? आपको मालूम होगा हमारे देश में अभी कुछ समय से एक अलग सी बगावत चल रही है। ये बगावत किसी भी अधिकारों के उल्लंघन की नहीं है, बल्कि
एक ऐसी जिद की है जिस जिद का दूर दूर तक संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इससे पहले भी हिजाब और सैफरन शॉल पर एक वीडियो बनाई थी और आपके सामने अपने विचार रखे थे। सारे सबूतों के साथ में हमने वो एविडेंस भी दिखाया था जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। लेकिन हमने एक बात कही थी कि हम किसी भी धर्म का समर्थन यहां पर नहीं करते जब बात शिक्षा की आती है, और एक समान शिक्षा सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो एक ही कानून का पालन करें, और स्कूल जो किसी धर्म के लिए नहीं बना, उस स्कूल में हर उन बच्चों को जो उस स्कूल में आते हैं उनको वहां की यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। अगर सोच के देखिए, कल डॉक्टर अगर ये कहे कि मैं क्रिकेट किट पहनकर ऑपरेशन करना चाहता हूं, तो आप सोचिए कि क्या यह संभव है? नहीं। सोच के देखिए, एक वकील कोर्ट में हाजिर होना चाहता है और वो कहता है कि मैं कोर्ट में बुर्का पहन के आऊंगा वरना नहीं आऊंगा, तो क्या यह संभव है? क्या बढ़िया था गुरु। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम और आप ये समझ सकते हैं कि कुछ चीजें संभव नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन का उसका एक दायरा है, उसकी एक यूनिफॉर्म है, और ये सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। लेकिन क्योंकि पिछले कई दिनों से कर्नाटक राज्य में ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि स्कूल के अंदर में एक समुदाय ने, मुस्लिम समुदाय ने हिजाब पहनने की जिद कर दी है। स्कूल में कई धर्म के अलग अलग बच्चे वहां पर जाते हैं पढ़ने। किसी ने भी अपने धर्म के जो पहनावे हैं उसको नहीं कहा कि हमें उसको पहनना है, लेकिन मुस्लिमों ने इस बात पर जिद ठान रखी है कि हमें हिजाब पहनना है, और इस मुद्दे को वो हाई कोर्ट तक ले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस इसको उठाकर ले जाना चाहता है। दोस्तों, इसी सारे मसले को देखते हुए इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलने चाहिए और उस पर एक समान कानून होना चाहिए। किसी के लिए भेदभाव नहीं हो और किसी का अपना कोई पर्सनल लॉ ना हो, किसी का अपना कोई कानून ना हो। निजी कानून से बेहतर है कि देश में एक कानून होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि देश के अंदर में निजी कानून ना होकर एक संवैधानिक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी मसले को लेकर आज देश के अलग अलग जगह पर अलग अलग बड़े बड़े केंद्रीय नेता अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। सुनिए, सबसे पहले मैं आज सुनाता हूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कितनी बड़ी बात कह डाली है। यह आपको सुननी बेहद जरूरी है। पहले आप इसको सुन लीजिए। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। स्कूल न मस्जिद है न हिंदुओं का मंदिर है। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर, कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। ये कहेंगे कि कैंटीन होगा हलाल मीट का, वो कहेगा बिना प्याज लहसुन का। इसीलिए आज जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। PIF जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। ये कानून खत्म हो गया ना, हिंदुओं में पहले बाल विवाह होता था, खत्म हो गया। इसीलिए एक देश एक कानून, मजहबी कानून नहीं बल्कि एक देश एक कानून। तो देखिए, इनका भी कहना बिल्कुल साफ है कि इन्होंने बताया कि आप क्लास में अगर क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं तो हवन करके नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपने धर्म की बात कही है। कई लोगों को लगता है कि गिरिराज सिंह एक समुदाय के ऊपर ही टारगेट करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करी है। यानी कि साफ बात है कि सभी वर्ग के लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, यही बात वो कर रहे हैं। अब चलिए सुन लेते हैं कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी है। आप पहले एक बार उनकी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के असल मुद्दे के बारे में कि वो क्या है, कहां से आया और क्यों उसको लागू करना चाहिए। कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो। ये बात नहीं होता है। ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहां आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है। तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा, आपका बीच में इक्वालिटी आएगा, एक दूसरे का बीच में प्यार और मोहब्बत होगा, आप आगे जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पास करने के बाद वो लोग को क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगा, उनको क्या अदानी में नौकरी मिलेगा, उनको क्या टाटा में नौकरी मिलेगा। हमारा मन में यही है कि ऐसा यूनिवर्सिटी बने जो यूनिवर्सिटी से मेरा उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का बच्चा बच्ची जाके एम्स में नौकरी मिले, उनको पूरा देश में नौकरी मिले। ऐसा यूनिवर्सिटी हमको चाहिए कि भाई आपको सरकार आने से अध्यक्ष पद दे दूंगा, उपाध्यक्ष पद दे दूंगा, लेकिन आप जाके बोलता है कि भाई नहीं नहीं, सरकार आने से आपको मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दूंगा। पर ये कौन सा सेकुलरिज्म है, ये कौन सा धर्मनिरपेक्षता है। तो मेरा असम में सरकार आया, मैंने एक कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा। मैंने कानून बनाया। तो कांग्रेस वाला लोग असेंबली में बोला आप क्यों कानून बनाया, हम इसको विरोध करता है। मैं बोला ज्यादा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर कर दूंगा, 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर कर दूंगा। आप देखिए, मुसलमान लोग आपत्ति नहीं करता है। कौन आपत्ति करता है? कांग्रेस का लोग आपत्ति करता है। इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। अरे भाई, आप क्या नमाज का दिन में ऑफिस बंद होगा? ये क्या क्या आप क्या बनाना चाहते हैं? एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है, और आप क्या, आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? ये देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या? तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, जो ज्यादातर सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने बात कही है इसका समर्थन मैं भी करता हूं। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आप उनको हिजाब और बुर्के में अगर रखेंगे तो उससे सशक्तिकरण नहीं होता। हिंदू धर्म भी बाल विवाह, दहेज प्रथा और घूंघट जैसी अस्वीकार जो प्रथा है उससे बाहर निकलकर आ गया है और आज काफी हद तक आगे बढ़ गया है। लेकिन मुस्लिम एक अलग से कानून का पालन करते हैं जिसको कहते हैं शरिया लॉ। शरीयत लॉ एक मुस्लिम का अपना बनाया हुआ एक लॉ है, एक कानून है जिसके तहत वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर
अपनी विचारधारा को दबाकर, प्रेशर डालकर उनके ऊपर वो कानून का पालन करवाते हैं। इसका इतिहास है, मैं इसके इतिहास में जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये सब कैसे चालू हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी एक स्टेट है जहां पर लागू है। इसका जवाब मैं आपको अंत में दूंगा, लेकिन अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जवाब आपको दूं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियो के अंत में मैं आपको इसका जवाब भी जरूर दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़े से इतिहास में चलते हैं और बात करते हैं कि ये शरीयत लॉ, इसका नुकसान कैसे हुआ और कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भारत के अंदर में गरमाया। देखिए, बताया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 18वीं सदी से ब्रिटिश राज के टाइम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके समय से लागू होना चाहता था, लेकिन क्योंकि अंग्रेज हैं वो डिवाइड एंड रूल खेलते थे और इसलिए उन्होंने हर धर्म के लिए एक निजी कानून बनाने की व्यवस्था करी, जिसको मुसलमानों ने अपने जरिए उसको एक अलग से अपने विचारों के साथ में उसको रख दिया। और उस कानून से उन्होंने कई तरीके के अलग अलग व्यवस्थाओं को बनाया, जैसे कि 3 तलाक की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक उन्हीं विचारधारा का प्रमाण है। तो इसी तरीके से अगर हम चलते हैं आगे तो अभी आप देखेंगे शाहबानो केस 1985, ये एक बहुत प्रचलित केस है। 3 तलाक से लेकर और तलाक के बाद जो एक व्यवस्था की जाती है कि अगर किसी मर्द ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है तो वो उसको अगले कई सालों तक जो भी एग्रीमेंट में होता है, समझौते में होता है, या जिंदगी भर तक या 90 दिन तक या जो भी तय किया जाता है तब तक वो उनका खर्चा चलाएगा। तो ये एक कानून में है। और आज अगर आप देखते हैं तो हिंदू शादी के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये लॉ लागू है। लेकिन 1985 में जब शाहबानो केस में ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहबानो के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, लेकिन वहां पर मुस्लिमों के अपने पर्सनल लॉ की वजह से, शरीयत लॉ की वजह से, और कांग्रेस जैसी पार्टी तो शायद भगवान किसी देश में दे ही ना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए सिर्फ वोट बैंक के लिए, जहां पर उन्होंने शरीयत लॉ के जरिए पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पास किया जिसमें शाहबानो के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस फैसले को अस्वीकार करते हुए उन्होंने किसी भी तरीके की धनराशि या किसी भी तरीके की मदद तलाक के बाद ना देने के लिए कानून बना दिया। यानी कि शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उनको तलाक के बाद कोई भी मदद अपने पति से नहीं मिली। तो दोस्तों, हम इक्वलिटी की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या उस महिला को समान अधिकार मिला? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में क्या आपको लगता है कि उस फैसले का सम्मान किया गया? और आज भी वही हो रहा है। हाई कोर्ट का फैसला अभी हिजाब पर नहीं आया और कांग्रेस के नेता जो हैं, कांग्रेस की तरफ से जो वकील हैं, जैसे कपिल सिब्बल की अगर हम बात करते हैं तो वो उठ के इस समय हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है कि हम सभी के संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए फैसला सुनाएंगे, लेकिन फैसला आने से पहले हम चाहते हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो फैसला सुनाएगा पहले उसको भी सुन लेना चाहिए, सीधा हमारे पास आपको नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब जो बड़े एडवोकेट हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर मैं सीनियर एडवोकेट्स की बात करूं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो अश्वनी उपाध्याय जी का आता है, उन्होंने भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बातें कही हैं और उनकी मेहनत है जिसकी वजह से कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया गया और अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ
यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा कई सारी PIL है उनकी जो उन्होंने दाखिल की हुई हैं, जिसके बारे में वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए आइए उनकी भी बातें आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के मैटर को लॉ कमीशन को देने जा रहा है, रेफर कर रहा है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरी 5 PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक PIL है मेरी, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, 21 साल हो। दूसरी मेरी PIL है, तलाक लेने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है तलाक लेने का, वो सबके लिए एक हो। अभी किसी का मौखिक तलाक हो रहा है, किसी का कोर्ट के जरिए हो रहा है। हिंदू का अलग प्रोसीजर, मुस्लिम का अलग प्रोसीजर, पारसी का अलग प्रोसीजर, ईसाई का अलग प्रोसीजर। ये सबका एक कॉमन प्रोसीजर होना चाहिए तलाक लेने का। अगर मौखिक है तो सबके लिए मौखिक, कोर्ट के जरिए है तो सबके लिए कोर्ट के जरिए। तीसरी मेरी PIL है, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है, हिंदू बेटी को अलग गुजारा भत्ता मिलता है, पारसी बेटी को अलग गुजारा भत्ता मिलता है, क्रिश्चियन बेटी को अलग गुजारा भत्ता मिल रहा है। गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है। ये सबको एक समान होना चाहिए, इसका एक नियम होना चाहिए। चौथी मेरी PIL है एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप के लिए। अभी हिंदू बेटी को गोद लेने का अधिकार है, मुस्लिम बेटी को गोद लेने का अधिकार नहीं। पारसी के लिए अलग नियम है गोद लेने का, ईसाई के लिए अलग नियम है गोद लेने का। हमारा कहना है कि गोद लेना ये सिविल राइट का इश्यू है, ह्यूमन राइट है। ये तो एक सेकुलर ये राइट है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबके लिए गोद लेने का एक नियम होना चाहिए और सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। पांचवी मेरी PIL है विरासत का नियम, वसीयत का नियम, प्रॉपर्टी का नियम। ये सबको एक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। सभी बहन बेटियों को प्रॉपर्टी का इक्वल राइट मिलना चाहिए। अभी सबका अलग अलग चल रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, विवाह की उम्र बढ़ाने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए बिल पेश हो चुका है संसद में, लेकिन जो बाकी के 4 विषय हैं, गुजारा भत्ता सबका एक हो, तलाक लेने की प्रक्रिया सबका एक हो, गोद लेने का अधिकार सबको मिले, प्रॉपर्टी का राइट सबको मिले, ये 4 चीजें अभी कर दे, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बाद में आता रहेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये उतावलापन, क्योंकि उनके वोट बैंक की बात है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक ऐसा अधिकार है जो कि आपके शादी, आपकी जमीन जायदाद, आपके पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड काम करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करता हूं तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देखा जाए तो 2021 22 नवंबर में उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने का, इंपोज करने का, लागू करने के लिए सोचना चाहिए। यह पहली बार नहीं है। कोर्ट ने कई बार गवर्नमेंट को कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपको लागू करना चाहिए, जो एक समान अधिकार सभी नागरिकों को देता है, और वही कानून होना चाहिए। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो समान कानून, एक देश में एक कानून होना चाहिए। अगर एक देश में एक कानून होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये समझने की जरूरत है आपको और हमको कि चाहे हम किसी भी धर्म से आते हों, अगर कोई कानून मुझ पे लागू होता है तो मैं अगर हिंदू हूं तो साथ में अगर मेरे कोई मुस्लिम बैठा है तो उसके ऊपर भी वो कानून जरूर लागू होगा, और जो सजा मुझे होगी वही सजा उसको भी होगी, जो प्रावधान मेरे लिए होगा वही प्रावधान इनके लिए भी होगा। यानी कि किसी का हक छीनने की बात यहां पर नहीं हो रही है। जो हक मुझे मिल रहा है वही हक दूसरे धर्म के लोगों को भी मिल रहा है। और यही नहीं, साधु संतों ने और आरएसएस प्रमुख ने भी समान अधिकारों की बात करते हुए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो और चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, उन सबके अधिकारों की बात करते हुए अपनी बात रखी है।
आप जब उनकी बातें सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहां पर किसी एक धर्म का समर्थन नहीं किया जा रहा, बल्कि देश के अंदर में जितने भी धर्म हैं उनके समान हक को दिलवाने की बात की जा रही है। आइए सुनते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का इस पर क्या कहना है। उसके बाद कुछ साधु संतों की भी बात हम इस पर सुनेंगे कि उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या मानना है। समान नागरिक संहिता के विषय में संघ का क्या मत है? संविधान का मार्गदर्शक तत्व तो है, और इस दृष्टि से इसको कहा जाता है कि एक देश के लोग एक कानून के अंदर रहें, एक कानून के अंदर रहने का मन बने समाज का। समान नागरिक संहिता की जब चर्चा निकालते लोग तो उनका रुख रहता है हिंदू और मुसलमान, लेकिन केवल इतना नहीं है, सबकी परंपराओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, हिंदुओं की भी। फिर आज दाय भाग भी चलता है और मिताक्षरा भी चलता है, अपने जनजातीय बंधुओं के परंपरागत कानून भी चलते हैं। ये सब विविधता को ध्यान में रखते संविधान में अनुमति है। ये सारा ध्यान में रखकर किसी एक संहिता के लिए समाज का मन बने, ये प्रयास होना चाहिए। और वास्तव में देश की एकात्मता को समान नागरिक संहिता की बात पुष्ट करती है, लेकिन वो एकता के लिए है, उसके लागू करने से समाज में और गुट तैयार नहीं होने चाहिए। इसकी चिंता करते हुए धीरे धीरे उसको लाना चाहिए। ये बात मैं भी कर रहा हूं अभी, लेकिन ऐसी ही बात अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्वों ने संविधान में बताई कि सरकार इस तरफ ले जाए मामले को। तो ले जाने की ये पद्धति है कि सबका साकल्य से विचार करते हुए कैसी संहिता हो उसका विचार करना, समाज में उसके लिए मन बनाना और उसको लागू करना। मैं फिर आपको कहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून से भी ज़्यादा जरूरी है समान नागरिक संहिता कानून। उसी में ये इन्वॉल्व है, उसी में सारी चीज़ें हैं। हम अलग अलग कानून के विषय में लड़ाई न करें, हम एक जगह खड़े हो जाएं कि एक देश, एक विधान, एक निशान। अगर ये हो गया तो सारे कानून एक जैसे बन जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा लिबर्टी उनको दिया गया, जिसके कारण हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, हमारे अधिकार खत्म हो गए, और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में विशेष धर्मों का प्रचार चल रहा है, तो ये कम से कम एक समान हो जाए तो हिंदुत्व या सनातन स्वयं बच जाएगा, किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही आवाज उठनी चाहिए, समान नागरिक संहिता कानून। और इसको जो नहीं मानेगा तो समझ में आएगा कि ये भारत के नागरिक होने के बाद भी ये स्पेशल कुछ चाहते हैं। वो स्पेशल क्यों चाहते हैं, चिंतन का विषय होगा। तो एक बात बहुत साफ है कि देश के अंदर में अगर समान अधिकार देने हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना ही पड़ेगा। और अगर एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो इस देश के अंदर में कोई भी पर्सनल लॉ नहीं चला पाएगा, कोई भी पर्सनल लॉ के अधिकार इस देश में लागू नहीं हो पाएंगे। और खास तौर से शरीयत लॉ के अंदर जिस तरीके से मुसलमान महिलाओं का एक तरीके से आप देखेंगे तो उनके सारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उस अधिकारों के ऊपर भी महिलाओं को मजबूती मिलेगी। और सशक्तिकरण की अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं को, पुरुष को, या वो किसी भी लिंग, समान धर्म से आते हो, हर किसी को समान अधिकार मिलेगा। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश के अंदर में हमारे गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पहले से ही लागू है, लेकिन अब पूरे देश के अंदर में लागू करने की बात हो रही है। इसी पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की सरकार में आने के बाद में लागू करने की बात कह डाली है। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी
समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात देश के अंदर में चली थी, लेकिन देश के अंदर में यह कानून लागू नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कानून को लागू कर दिया और अब यह भी देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। हालांकि हमारा सुझाव ये होगा सरकार को कि अगर राज्यों में आप ये काम कर रहे हैं उसकी बजाय देश के अंदर में अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें तो वो ज्यादा महत्व रखेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बजाय इसके कि वो एक राज्य में लागू हो, अगर वो पूरे देश में लागू हो जाए तो देश आगे बेहतर तरीके से बढ़ सकेगा। वरना अगर किसी राज्य में ये कानून लागू है और किसी राज्य में ये कानून लागू नहीं है तो मैं फिर ये कहता हूं कि ये समान अधिकारों का भी उल्लंघन है। ये समान अधिकार किसी को भी नहीं देता है, क्योंकि हमारा देश किसी राज्य से नहीं, हमारा देश एक राष्ट्र है, राज्य नहीं है। इसलिए राज्यों में ना उसको गिनकर हम एक राष्ट्र की तरह उसको गिने और राष्ट्र में ये कानून लागू करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो हर दूसरे महीने में वोट बैंक के जरिए की जाती है, फायदा लिया जाता है, इस वोट बैंक के फायदे को बंद करने का काम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सरकार को इसके ऊपर वाकई में बात करनी चाहिए तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरकारों को समझ में आए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है और इसको देश के अंदर में लागू करने से किसी का भी हक छीना नहीं जा सकता, बल्कि इसको देश में लागू करने के बाद में चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का, जाति का हो, लिंग का हो, उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। उसको वही अधिकार मिलेंगे जो हर दूसरे नागरिक को मिलते हैं, किसी भी क्लास के, वर्ग के लोग को मिलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर में लागू होना चाहिए, ऐसा सुझाव हम भी सरकार को देते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम खबरों को, मुद्दों को हम अपने चैनल से उठाते रहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।